हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहां एक तरफ तो हमारी वेडनेसडे की छानबीन मॉन्स्टर की तरफ चल रही थी, तो दूसरी तरफ इसके मन में एक और नई उलझन शुरू हो जाती है जब से इसे शेरिफ के ऑफिस से टाइलर ने इसके पिता गोमेज एडम की फाइल ला कर दी थी, जहाँ वेडनेसडे को यह मालूम पड़ा था कि दरअसल 32 साल पहले इसके पिता को एक खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इसलिए शेरिफ इससे नफरत करता है एक कातिल की बेटी समझकर। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी शुरू होती है एपिसोड नंबर 5 के साथ, जिसकी शुरुआत में हमें 32 साल पहले की एक क्लिप दिखाई जाती है। उस रात भी नेवरमोर एकेडमी में रेवन पार्टी चल रही थी। प्रिंसिपल विम्स और वेडनेसडे के पेरेंट्स उसी वक्त के बैच के स्टूडेंट्स थे। जहां पर प्रिंसिपल विम्स जब पार्टी को अटेंड कर अपने रूम की तरफ जा रही थी, इसके आगे छत से एक लाश गिरती है, जिसे देखकर विम्स जब चीखती हुई ऊपर देखती है, ऊपर कोई और नहीं बल्कि वेडनेसडे का पिता गोमेज एडम अपने हाथ में एक तलवार लिए खड़ा था, जिसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि ये मर्डर गोमेज ने ही करी है। जहां विम्स के बयान पर गोमेज को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये सीन यहीं पर कट होकर प्रेजेंट में आती है, जहां पर नेवरमोर एकेडमी में पेरेंट्स के लिए खास वीकेंड का आयोजन किया गया था, जिनके लिए वेडनेसडे के पेरेंट भी यहाँ पहुँचते हैं। वहीं आगे सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर प्रिंसिपल विम्स सभी को तहे दिल से यहाँ स्वागत करती है और साथ ही सभी को बताती है कि इन्हीं के स्कूल का स्टूडेंट यूजिन, जिस पर कि कल रात जंगली जानवर ने हमला किया था, वो अब ठीक है। वो कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने एक बात गौर की होगी, प्रिंसिपल विम्स बहुत सारी असली बातें सभी से छुपा कर रखती है, क्योंकि दरअसल ये नहीं चाहती कि इनके इस आउटकास्ट के बच्चों पर किसी तरह का कोई खतरा मंडराए, जिन्हें कि ये अपने दिलो जान से ज़्यादा चाहती हैं। आगे सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों से मिलते हैं। वेडनेसडे की बॉन्डिंग इसके पेरेंट्स से कैसी है ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख रखा था। इधर इनेट भी जब अपने पेरेंट्स से मिलती है, इनेट की माँ बस इस बात का ही चिंता उन्हें हर वक्त सताता है कि कब इनकी बेटी इनेट आकर इन्हें खुशखबरी दे कि ये पूरी तरीके से वुल्वरीन बन गई है। वहीं जेवियर के पिता किसी काम में बिजी होने की वजह से इस बार नहीं आ पाए थे। और वियांका, इसकी मॉम को तो पैसे और शोहरत से कभी टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि वियांका जब से यहाँ आई है इसकी मॉम ने इसका हाल चाल तक पूछना जरूरी नहीं समझा। हर मंथ बस वो वियांका के फी नौकर के हाथों भिजवा देती है। अभी वियांका इतना जेवियर को बता ही रही होती है कि तभी अचानक से यहाँ पर पीछे वियांका की माँ आ जाती है, जिन्हें देखकर वियांका दंग रह जाती है और सोचने लगती है ऐसी क्या बात हो गई कि इसकी माँ इससे मिलने आई है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल विम्स, जो कि वेडनेसडे की हरकतों से अब उब गई थी, ये इसके पेरेंट्स से इसकी शिकायत करती है और साथ ही मिस्टर एंड मिसेस एडम को ये बताती है कि चूंकि वेडनेसडे पूरा दिन कुछ ना कुछ उल्टी सीधी कहानियां बनाती रहती है लोगों को परेशान करने के लिए, स्कूल के तरफ से इसे एक खास साइकेट्रिस्ट के पास भेजने का डिसीजन लिया गया है। और इसलिए प्रिंसिपल विम्स ये चाहती हैं कि वेडनेसडे के पेरेंट्स वेडनेसडे को लेकर उस डॉक्टर से मिले। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होती है शेरिफ पर, जो कि वेडनेसडे के सामने तो मॉन्स्टर के बारे में जिक्र तक नहीं करता है, पर वेडनेसडे के अलावा शेरिफ भी है जो कि मॉन्स्टर की तलाश में है। पर ये बात ये सबसे छुपा कर रहा है, जैसे मानो उस मॉन्स्टर से इसका कुछ ताल्लुक है, जिसे ये ढूंढकर अपना शक दूर करना चाहता है, जिसके बारे में शेरिफ अपने एक खास कलीग से बात कर ही रहा होता है कि तभी से कॉल आता है कि पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर, जिसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उसने अचानक से सुसाइड कर ली है। जिसे सुनकर शेरिफ हड़बड़ी में क्राइम सीन के लिए निकल पड़ता है। वहीं इधर वेडनेसडे जब अपने पेरेंट्स के साथ डॉक्टर के पास आती है, ये अपनी थेरेपी शुरू करवाने के बजाय उल्टा पुलिस वाली फाइल को दिखाते हुए सीधे अपने पिता से पूछती है कि ये सब क्या है। गैरेट गेट्स कौन था जिसके खून का इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया गया था। अब इस बात को सुनकर मोटेसिया को गुस्सा आ जाता है कि ये सब बर्दाश्त कर सकती है, पर गोमेज पर कोई उंगली उठाए ये इसे मंजूर नहीं है। और वैसे भी खून का इल्जाम लगा जरूर था, पर गोमेज कातिल नहीं है, इसने कोई मर्डर नहीं किया था और इसलिए तो गोमेज को बेल पर छोड़ दिया गया था। अब इतना कुछ सुनने के बाद भी वेडनेसडे को अपनी माँ पर यकीन नहीं होता और ये यहाँ से निकल जाती ये बोलकर कि आखिर उस रात की सच्चाई क्या है वेडनेसडे तो पता लगा कर ही रहेगी। जिसके बाद अब हम वियांका और इसकी माँ को देखते हैं, जहाँ पर वियांका का शक बिल्कुल सही था, इसकी माँ यहाँ पर काम से ही आई थी। दरअसल वियांका की मॉम के पास इतना सारा पैसा इसलिए था क्योंकि ये अपने सायरन सॉन्ग से अमीर शख्स को वश में करके उनकी प्रॉपर्टी खुद के लिए गिफ्ट में मांग लिया करती थी। और अब बढ़ती उम्र के साथ इनका सायरन सॉन्ग कमजोर पड़ने लगा है, इसलिए ये यहाँ पर वियांका को अपने साथ ले जाने आई है ताकि इनके आगे का काम वियांका कंटिन्यू रखे। पर चूंकि वियांका धीरे धीरे सुधर रही थी, ये वापस जाने से मना कर देती है क्योंकि इसे अब अपनी माँ के गलत तरीके से लोगों के पैसे हड़पने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। जिसे सुनकर जवाब में इसकी माँ इसे धमकाते हुए बोलती है अगर वियांका ने इससे मना किया तो ये जो वियांका नेवरमोर एकेडमी में
रॉयल फैमिली की वारिस बनकर घूमती है ना, इसकी सारी रेपुटेशन ये एक ही क्षण में मिट्टी में मिला देगी। इसलिए वियांका के पास इस वीकेंड का ही वक्त है, अपना सारा सामान बांध कर रेडी रहे। तो दूसरी तरफ अब हमें क्राइम सीन पर दिखाया जाता है जहाँ पर उस डॉक्टर ने सुसाइड करी थी, जिसकी छानबीन जब चल रही थी शेरिफ की नज़र सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है, जिस पर कि ब्लैक कलर की च्युइंगम लगा हुआ था और साथ ही डेड बॉडी के पास एक सुसाइड नोट भी थी, जिसमें डॉक्टर ने लिखा था 32 साल पहले इसने गैरेट्स गेट की झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी, जिसकी वजह से उसका कातिल यानी कि गोमेज एडम आज भी खुलेआम घूम रहा है। उसी की गिल्ट में डॉक्टर सुसाइड कर रहा है। जहां यह सुसाइड नोट के आधार पर शेरिफ फौरन ही गोमेज को गिरफ्तार कर लेता है, जिसे देखकर वेडनेसडे का शक और बढ़ जाता है और ये अपना जवाब पाने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन अपने पिता से मिलने पहुंचती है और इससे पूरा सच पूछती है। जवाब में गोमेज बताना शुरू करता है, दरअसल गैरेट्स गेट्स वो मोटेसिया को पसंद करता था, पर उस वक्त मोटेसिया और गोमेज एक दूसरे को डेट कर रहे थे और ये बात गैरेट को रास नहीं आई और ये उसी 32 साल पहले रेवन पार्टी वाले दिन सबसे छिपकर नेवरमोर एकेडमी में घुसकर गोमेज पर जानलेवा हमला करने लगा था, जहां मजबूरन अपने बचाव में गोमेज के हाथों गैरेट की खून हो गई। जहां पूरी कहानी सुनने के बाद वेडनेसडे को सारा मामला समझ में आ तो गया था, पर इसे अपने पिता गोमेज की कुछ हरकतों पर गौर करने पर अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चीजें अभी भी मिसिंग है, शायद ये पूरा सच नहीं है। जिसके बाद वेडनेसडे फौरन ही शेरिफ के पास पहुंचती है और बातें करती है कि इसके पिता बेकसूर है, कोई जो है जो वेडनेसडे के मॉन्स्टर वाले छानबीन में अड़चन डाल रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर अगर इसे इतना ही गिर था तो उसने ये बात आज से पहले क्यों नहीं करी, उसी वक्त क्यों करी जब इसके पिता यहाँ आए हुए थे। पर यहाँ हम देखते हैं एक बार फिर से वेडनेसडे की बातों को इग्नोर कर शेरिफ इसे यहाँ से लौटा देता है, ये बोलकर कि गोमेज एडम को तो सजा मिल ही चाहिए थी, उसकी वजह से पूरा गेट्स फैमिली उस वक्त बर्बाद हो गया था। अब यहाँ के बाद वेडनेसडे पहली बार अपनी मॉम मोटेसिया के पास पहुँचती है उनसे बातें करने के लिए, क्योंकि वेडनेसडे भले ही कठोर दिल की थी पर इसने बचपन से आज तक अपने पेरेंट्स को एक दूसरे से दूर नहीं देखा था और ये जानती थी इसके पिता से दूर रहने की वजह से इसकी माँ की हालत ठीक नहीं होगी। जहाँ पर वेडनेसडे जब अपनी माँ से बातें कर रही होती इसे मालूम पड़ता है कि दरअसल वेडनेसडे का शक बिल्कुल सही था, गैरेट गेट्स की हत्या इसके पिता ने नहीं करी थी बल्कि इसकी मॉम मोटेसिया ने करी थी। रेवन पार्टी वाले दिन गैरेट गेट्स गोमेज के जान के पीछे पड़ गया था, उसके मुंह से सफ़ेद झाग और उसकी आंखें लाल लग रही थी, ऐसा लग रहा था वो कोई नशा कर गया है। और चूंकि गोमेज मोटेसिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था उसने गैरेट के खून का इल्जाम खुद के सर ले लिया था और फिर फौरन ही मोटेसिया को सबसे छिपाकर उसके कमरे में भेज दिया था, जहां पर तलवार पर चूंकि गोमेज के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे थे क्योंकि उस पर तो मोटेसिया के फिंगर के निशान थे, अदालत से गोमेज को बेल मिल गई थी। अब भाई जहां इस पूरी कहानी के सुनने के बाद एक आम बच्चे की उलझन और बढ़ जाती, वेडनेसडे मोटेसिया द्वारा कही उस वाक्य को सोचने लगती है कि आखिर तलवार लगने से पहले गैरेट्स के मुंह से झाग क्यों निकल रही होगी। जिसके बाद क्या था, वेडनेसडे अपनी मॉम को लेकर अपनी फेवरेट हैंगआउट वाली जगह यानी कि कब्रिस्तान में पहुंचती है और फिर गैरेट्स गेट्स के कब्र को खोद कर उसकी स्केलेटन की छानबीन करने लगती है कि तभी यहाँ पर शेरिफ की असिस्टेंट आकर इन्हें गिरफ्तार कर लेती है इल्लीगल तरीके से कब्र खोदने के जुर्म में। पर तब तक वेडनेसडे को यहाँ वो मिल जाता है जो कि यहाँ ढूंढने आई थी और हम व्यूअर्स को वापस से उसी रात को दिखाया जाता है जब गैरेट की मौत हुई थी। दरअसल 32 साल पहले जब गैरेट मोटेसिया का पीछा कर उसे परेशान करने लगा था, मोटेसिया ने गैरेट के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी थी और क्योंकि गैरेट उस वक्त रेपुटेटेड खानदान से बिलोंग करता था, इसके पिता को काफ़ी गुस्सा आया था इस बात पर कि एक आउटकास्ट की लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने इसके बेटे के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी। तब गैरेट के पिता ने इसे एक खास तरह के जहर की बोतल देकर रेवन पार्टी वाले दिन इस एकेडमी के भीतर भेज दिया था ताकि गैरेट ये जहर पार्टी में रखे ड्रिंक में मिला दे ताकि वहाँ मौजूद सारे आउटकास्ट के बच्चे एक ही बार में मारे जाए। पर कहते हैं ना, जहाँ बात दिल की होती है कभी कभी अच्छों के दिमाग हिल जाता है। वैसा ही कुछ गैरेट्स के साथ हुआ। ये एकेडमी गया तो किसी और काम से था, पर जैसे इसने मोटेसिया और गोमेज को एक साथ देखा इसका पारा चढ़ गया। जहाँ पर गोमेज के साथ हाथापाई में वो जहर वाली बोतल टूटकर उल्टा गैरेट के शरीर में ही फैल गई थी। इसका मतलब ये था कि अगर इसे तलवार नहीं भी लगती फिर भी गैरेट मारा जाता। अब चूंकि ये सारी चीजें वेडनेसडे को अपनी साइकिक पावर से दिख चुकी थी, ये फौरन ही अपनी मॉम के साथ अगली सुबह जेल से निकलकर मेयर वॉकर के ऑफिस पहुंचती है क्योंकि 32 साल पहले मेयर वॉकर इस शहर का शेरिफ था और उसी ने इस केस को दबा दिया था। सारा सच जानने के बाद भी, क्योंकि गैरेट्स का पिता इसका दोस्त था, एक ऐसा अमीर दोस्त जिसकी फंडिंग की वजह से ये आज मेयर बना हुआ है। जहां अपने पिता की रिहाई के बदले वेडनेसडे अपना मुंह बंद रखने का वादा करती है।
अब यहाँ अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन ना पाकर मेयर वेनेस्डे और मोर्टेसिया की बात मान लेता है और गोमेज एडम को इस केस से बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। जहाँ इस केस के खत्म होते ही हम वेनेस्डे और मोर्टेसिया को देखते हैं। अब इनके बीच का रिश्ता भी सुधरने लगा था, जहाँ वेनेस्डे मोर्टेसिया को अपनी साइकिक पावर और गुडी एडम की झलक के बारे में भी बातें बताती है। और इसी एडवेंचर के साथ अब पेरेंट्स वीकेंड का वक्त भी खत्म हो चुका था। सारे पेरेंट्स अपनी वापसी की तैयारी में लगे थे। तब हम बियांका को देखते हैं, जो अपनी मॉम की मदद करने को तैयार तो हो जाती है, पर अपने इस साल के सेमेस्टर को खत्म करने के बाद। वहीं इधर जब वेनेस्डे के पेरेंट्स जाने लगते हैं, मोर्टेसिया इसे अपने सेमेस्टर वाली मैगजीन देती है, जो कि इसने पुरानी याद ताज़ा करने के लिए प्रिंसिपल विम से देखने के लिए मांगा था। जिसे वेनेस्डे जैसे ही देख रही होती है, इसे एक तस्वीर से मालूम पड़ता है कि प्रिंसिपल विम्स के पास रूप बदलने वाली पावर है। और पिछले दिन रोबिन के मर्डर के बाद जो शख्स रोबिन बन के स्कूल में आया था, असल में वो विम्स ही थी। जिसे देखकर वेनेस्डे विम के ऑफिस पहुंचती है। तब अपनी सफाई में विम्स बताती है ये सच है कि इसने रोबिन की मौत वाली खबर सबसे छुपाई, वो इसलिए ताकि यहाँ के बच्चे डरे नहीं और इनके एकेडमी का नाम खराब ना हो। और ये सारा नाटक के बारे में रोबिन के पेरेंट्स को भी मालूम है। पर एक बात ये भी सच है कि रोबिन को किसी मॉन्स्टर ने नहीं मारा था, उसी की टेलीकाइनेटिक वाली पावर उस पर हावी हो गई थी। तभी तो उसने 2 बार तुम्हें मारने की कोशिश भी करी थी। तो दरअसल फ्रेंड्स, यहाँ सच में प्रिंसिपल विम्स को ऐसा लग रहा था कि रोबिन की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इन्हें सच में अभी तक मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इनके अकॉर्डिंग ये मॉन्स्टर वाली बात महज एक वेनेस्डे की बनाई कहानी है। वहीं यहाँ पे वेनेस्डे और विम्स की बस बातें चल ही रही होती है कि तभी बाहर से इन्हें भगदड़ की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे देखने के लिए जैसे ये दोनों बाहर निकलती हैं, बाहर आग से दहकता एक मैसेज लिखा होता है कि जल्द ही यहाँ पर आग की बारिश होने वाली है। और इसी ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।